Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। साथियों, आरबीएससी की साइकोलॉजी की बुक है, उसकी क्लास नंबर 15 है ये। मित्रों, इस क्लास में मैं आपको चिंतन एवं भाषा का टॉपिक पढ़ाने के साथ ही जो चीज़ें आज पढ़ेंगे उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बनते हैं वो भी इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे। तो देखिए, कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन भी करा देंगे और फिर अगले वीडियो में वहीं से स्टार्ट करेंगे और फिर जहाँ तक छोड़ेंगे वहाँ तक के क्वेश्चन भी कंप्लीट करा देंगे। तो कहने का मतलब ये है, रेगुलरली जो वीडियो बनाया जाएगा उसके अंत में, वीडियो के अंत में आपको इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपका जो इकाई 8वीं आती है, इकाई 7 आती है स्मरण और विस्मरण, तो उसको हटा दिया है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इकाई 8वीं पढ़ेंगे जिसका नाम है चिंतन एवं भाषा। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। तो ये एग्ज़ाम में आते भी हैं, इनमें से प्रश्न भी हर बार 101% बनता है। तो साथियों, चिंतन और भाषा के बारे में इस अध्याय में आप और हम मिलकर के पढ़ने वाले हैं। तो प्रस्तावना तो क्या पढ़े, चिंतन की परिभाषा व स्वरूप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको टॉपिक डाल लीजिए, आपको टॉपिक डालना है चिंतन की परिभाषा व स्वरूप, कि आखिर चिंतन की परिभाषा क्या है और चिंतन का स्वरूप क्या है। तो मित्रों देखते हैं, टॉपिक डाल लिया सभी ने, चिंतन की परिभाषा व स्वरूप। मित्रों बहुत ही आराम से इस चीज़ को समझने वाले हैं और आप इसको नोटबुक में नोट भी करके लिखते जाना। साथियों, चिंतन मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न यहीं से बन जाता है कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है। एक मानसिक प्रक्रिया है, मतलब मस्तिष्क के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है, जो सभी प्राणियों में होती है। जितने भी प्राणी होते हैं सभी में चिंतन की प्रक्रिया होती है। साथियों लिख लेना है आपको, ऊपर वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया। अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, सभी का अलग अलग मत होता है, तो अलग अलग ही इन्होंने परिभाषाएं दी है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया है, तो कुछ लोगों ने इसे एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया माना है जो किसी समस्या तथा उसका समाधान यानी सही अनुक्रिया के मध्य या बीच में होती है। तो मित्रों, इस प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी है। कुछ कहते हैं कि चिंतन क्या है, कि वातावरण से मिलने वाली जो सूचनाएं हैं इनका जोड़ तोड़ करना ही चिंतन है। कुछ मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। किस किस के बीच की मध्यस्थ है? समस्या के बीच की और उसके समाधान के बीच की, दोनों के बीच की मध्यस्थ प्रक्रिया ही चिंतन होती है। तो अब आप जो परिभाषाएं लिखोगे चिंतन की, बिल्कुल आप लिखते जाना साथियों। एक एक परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परिभाषा लिखना है बेरोन के अनुसार। किसके लिखोगे? बेरोन के अनुसार। 1992 के अनुसार, 1992 में इन्होंने ये परिभाषा दी थी। चिंतन में संप्रतियों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। ये किसने कहा है? ये बेरोन ने कहा है। ठीक है, अगली परिभाषा आपको लिखना है सिल्वरमेन के अनुसार 1978 में। चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। ये परिभाषा भी आपको मित्रों लिख लेनी है। अगली परिभाषा ये भी लिखनी है सेंड्रोक के अनुसार। सेंड्रोक कहते हैं 1995 के अनुसार, चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है, विशेषकर जब हम संप्रत्य का निर्माण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, तब मानसिक प्रक्रियाओं का जो जोड़ तोड़ होता है उसे ही चिंतन कहा जाता है। मित्रों ये सेंड्रोक के अनुसार है ये परिभाषा। ठीक है, इन परिभाषाओं को आपको लिख लेना है। ठीक है, इनको क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये परिभाषा किसने दी थी, तो आपको ये चीज़ें आपको मित्रों याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए, ये जो परिभाषा अपन ने पढ़ी है इसके आधार पर चिंतन की कुछ विशेषताएं आती है। तो अब आपको टॉपिक डालना है चिंतन की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं चिंतन की है? पहली विशेषताएं आपको लिखना है
चिंतन में प्रतीकों, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तो होता है। इसका स्पष्ट मतलब यह हुआ कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। मतलब जिस चीज़ के बारे में आप चिंतन करते हो वो प्रेजेंट में आपके सामने हो, ये जरूरी चिंतन में नहीं होता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का कुछ प्रतीक मन में बना लेते हैं और उसी आधार पर चिंतन की प्रक्रिया होती है। क्योंकि चिंतन में मानसिक जोड़ तोड़ होता है जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता, अतः चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। तो साथियों देखिए 2-3 लाइन इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहली तो लाइन इसमें है, चिंतन में प्रतीकों प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट लाइन है, चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है। अप्रकट व्यवहार मतलब जो आपको दिखाई नहीं देता है। आप चिंतन उस चीज़ के बारे में भी कर सकते हो जो चीज़ आपके सामने नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कभी आगरा में ताजमहल देखने गए, अब वहाँ पर आप वापस आ गए तो ताजमहल के बारे में अगर आप सोचते हो तो फिर वो भी तो चिंतन है, जबकि आप ताजमहल से वापस आ चुके हो। तो सीधा सा मतलब है कि चिंतन की पहली विशेषता क्या कहती है, चिंतन के लिए जिस वस्तु के बारे में आप चिंतन करते हो वो वस्तु वहाँ उपस्थित हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। दूसरी विशेषता देखेंगे मित्रों, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। मध्यस्थ मतलब बीच की, किसके बीच की, एक तो समस्या के बीच की और समस्या समाधान के बीच की। इसका मतलब यह हुआ कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया के बीच होने वाली प्रक्रिया है। इससे स्पष्ट है कि चिंतन की प्रक्रिया किसी न किसी समस्या का समाधान होता है। यही कारण है कि चिंतन को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जैसे विटेकर ने समस्या समाधान व्यवहार कहा है। तो साथियों यहाँ पर देखिए विटेकर के अनुसार भी परिभाषा आ गई कि चिंतन समस्या समाधान व्यवहार है। ऐसा कहने वाले कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा विटेकर। और चिंतन में क्या होता है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया, मध्यस्थ मतलब बीच की, एक तो उद्दीपक के बीच की और एक जो आप सही अनुक्रिया करते हो उसके बीच की सही, ये एक विशेषता है मित्रों। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं चिंतन के प्रकार। तो टॉपिक डाल लीजिए, चिंतन के प्रकार, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। कौन कौन से प्रकार है। देखिए मित्रों, मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को कई भागों में बांटकर अध्ययन किया। वैसे तो कई प्रकार बता रखे हैं, लेकिन इस बुक में जो दे रखा है आप और हम मिलकर वही पढ़ेंगे। जिग्बार्डो तथा रुक 1977 ने चिंतन को निम्न 2 भागों में बांटा है। तो साथियों चिंतन के प्रकार टॉपिक डाल लिया सभी ने। अब आपको लिखना है जिग्बार्डो तथा रुक के अनुसार 1977 में इन्होंने ये दिया था। कौन कौन से, एक तो स्वैली चिंतन बताया और एक यथार्थवादी चिंतन बताया। देखिए जो स्वैली चिंतन होता है उसको आप काल्पनिक चिंतन भी कह सकते हो, और जो यथार्थवादी चिंतन है उसको आप वास्तविक चिंतन भी कह सकते हो। तो साथियों टॉपिक डाल लिया, लिख भी लीजिए। स्वैली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन ये दोनों किसने बताए, जिग्बार्डो तथा रुक ने 1977 में चिंतन के 2 प्रकार बताए थे। देखिए स्वैली चिंतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों क्या होता है स्वैली चिंतन। स्वैली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। स्वप्न चित्र तथा अभिलाषा आदि स्वैली चिंतन के उदाहरण हैं। देखिए मित्रों स्वैली चिंतन का सीधा सा मतलब एक उदाहरण भी यहाँ पर पढ़ेंगे जो बहुत ही शानदार है, जिसे सुनकर आप कभी भी स्वैली चिंतन को नहीं भूल सकते हो। देखिए आप जो कल्पना करते हो, कल्पना के माध्यम से जो चीज़ सोचते हो वही स्वैली चिंतन कहलाता है। जैसे इन्होंने यहाँ उदाहरण दे रखा है, यदि कोई छात्र कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वह एक बड़ा ऑफिसर बनेगा। देखिए कोई छात्र है सोच रहा है कि मैं पढ़ाई पूरी कर लूँगा फिर मैं एक बड़ा ऑफिसर बन जाऊँगा, उसके पास एक सुंदर बंगला होगा। देखिए क्या सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई पूरी करूँगा फिर मैं एक ऑफिसर बनूँगा, फिर मेरे पास एक सुंदर बंगला होगा जिसमें एक चमचमाती कार भी होगी। ठीक है, अब उस कार में वह अपनी सुंदर बीवी के साथ बैठकर सैर करेगा। तो ये क्या है, ये निश्चय ही इसको आप स्वैली चिंतन कह सकते हो, जो पूर्णतः कल्पनाओं पर आधारित होता है। मित्रों स्वैली चिंतन की एक प्रमुख विशेषता ये होती है कि इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो, समस्या का समाधान इससे मित्रों बिल्कुल भी नहीं होता है। तो साथियों सीधा सा मतलब ये है कि जो स्वैली चिंतन होता है वो पूर्णतः काल्पनिक होता है। अगर आप अभी से ये सोचने लग जाते हो, जैसे मान लीजिए अभी आप एक
कोई लड़का या कोई लड़की कोई भी हो सकते हैं। अब देखिए, आप सोचते हो कि पहले तो मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा रीट में सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद में कोई अच्छी सी लड़की से शादी करूँगा, फिर एक अच्छी सी कार लूँगा, फिर हम दोनों बैठ करके घूमने जाएंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी स्वैली चिंतन के ही उदाहरण हैं, जो पूर्णतः कल्पनाओं पर आधारित होता है। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट दूसरा चिंतन आता है मित्रों, यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन को वास्तविक चिंतन भी कहते हैं। यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। किससे होता है? रियलिटी से। और इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है। तो मित्रों, एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है कि व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कौन से चिंतन के माध्यम से करता है, तो आपका सीधा सा आंसर क्या रहेगा? यथार्थवादी चिंतन के माध्यम से। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफ़र कर रहा है, कार अचानक रुक जाती है, ऐसी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचना प्रारंभ कर देता है। जैसे कहीं पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया, कहीं इंजन में कोई खराबी तो नहीं आई, कहीं टायर तो नहीं कट गया आदि। इस तरह के चिंतन को ही यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। तो देखिए, यथार्थवादी चिंतन का सीधा सा मतलब ये है, वह चिंतन जो वास्तविकताओं पर आधारित हो और जिससे समस्या का समाधान होता हो, उसको ही यथार्थवादी चिंतन कहेंगे। मित्रों, मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को निम्न 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। अभिसारी चिंतन पढ़ेंगे मित्रों। पहले अभिसारी चिंतन क्या होता है? देखिए, इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। नोट करके लिख लीजिए, अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। मतलब जो तथ्य आपको दिए गए हैं उससे अगर आप सही निष्कर्ष की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हो तो उसको ही अभिसारी चिंतन कहेंगे। जैसे उदाहरण है यहाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि 5 में 2 गुणा करने पर क्या आएगा, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आप कहोगे 5 × 2 = 10। तो मित्रों, दिए गए तथ्यों के आधार पर जो सही निष्कर्ष निकाला जाता है उसको ही अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन कहते हैं। क्लियर है सभी के? मित्रों, दूसरा लिखना है आपको, सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग जिसको कहा जाता है। ये सभी किसके प्रकार है? 3 प्रकार किसके है ये मित्रों? ये यथार्थवादी चिंतन के प्रकार है ये। तो सृजनात्मक चिंतन क्या होता है? देखिए, इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। तो आप सृजनात्मक चिंतन को ओब्लिक करके आगमनात्मक चिंतन भी लिख लीजिए। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो तथ्य आपको दिए जाते हैं उसके अलावा खुद के भी कुछ तथ्य आप उसमें जोड़ देते हो और फिर उससे एक नए निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हो, तो उसको ही आगमनात्मक या सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। साथियों, जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से उसमें नहीं जोड़ता है, अर्थात इन तथ्यों का सर्जन नहीं करता है, समस्या समाधान नहीं हो पाता है। तो सीधी सी बात है, सृजनात्मक चिंतन में जो तथ्य दिए जाते हैं उसमें कुछ चीज़ें खुद की तरफ से भी जोड़ ली जाती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दे रखा है मित्रों, यदि किसी व्यक्ति से कलम का असाधारण उपयोग बतलाने को कहा जाए तो वह व्यक्ति चिंतन करके अपनी और से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बतलाएगा। आपने किसी से पूछा कि भाई ये कलम है, ये पेन है, इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, तो अगर आप सृजनात्मक चिंतन करोगे तो आप उसके अनेक प्रयोग बताओगे। इस तरह के चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है। मित्रों, जैसे नॉर्मली आप कहोगे कि भाई पेन क्या क्या काम आता है, तो आप कहते हो भाई पेन तो लिखने के काम आता है। अब सृजनात्मक चिंतन अगर आपको करना है तो आप क्या कहोगे कि पेन के माध्यम से आप कई चीज़ें कर सकते हो, पेन के माध्यम से किसी व्यक्ति को आप मार भी सकते हो, पेन के माध्यम से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, कई सारी चीज़ें। तो साथियों, इसको ही सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। आप यूँ मत कहना कि सर ये मारने वाला उदाहरण कहाँ से लाए, अरे वो तो दिमाग में आ गया इसलिए मैंने बोल दिया। कई सारे उपयोग है वहाँ पर, ठीक है। कलम का साधारण उपयोग तो लिखने में होता है, अब इसका असाधारण उपयोग क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए। इसी तरह का चिंतन सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। ऐसे चिंतन द्वारा जिस समस्या का समाधान होता है उसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? सृजनात्मक चिंतन। जैसे लड़कियां बालों में वो
कलम का उपयोग कर लेती है, कई बार पेन लगा लेती है बालों को बांधने के लिए। वो जाने कैसे बांधती है, मुझे बिल्कुल भी इस बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इस बारे में पता है कि जैसे लड़कियां कलम का उपयोग क्या कर लेती है, बालों में लगा लेती है। कई लड़कियां बार बार पेन को खाती रहती है, कई लड़के भी खाते रहते हैं हालांकि, लेकिन लड़कों के क्या बाल बड़े नहीं होते, तो इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अगला चिंतन, बुरा मत मानना कोई भी, सॉरी इसके लिए अगर आपको बुरा लगा हो कि लड़कियों को, तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट चिंतन पढ़ेंगे आलोचनात्मक चिंतन। साथियों, आलोचनात्मक चिंतन किसी भी चीज़ के बारे में आप अच्छे और बुरे का ध्यान रख करके फिर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हो, तो उसको आलोचनात्मक चिंतन कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। मतलब कोई आपसे यूँ कहता है कि भाई ये क्रिया हुई है, तो या कोई आपसे कहता है कि भाई ये काम कर लो तो ऐसे हो जाएगा, तो आप उसकी बात न सुनकर उसके गुण दोषों को देखकर आप निष्कर्ष पर पहुंचते हो, तो उसको ही आलोचनात्मक चिंतन मित्रों कहा जाएगा। साथियों, हमारे समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे वे सही समझकर मान लेते हैं। किसी ने कुछ कहा और दूसरे ने मान लिया, एक टाइप का तो ये व्यक्ति होता है। तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति कम है। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ घटना या वस्तु के बारे में कहने पर उसका गुण दोष परखते हैं और तब उसे सही या गलत मानते हैं। व्यक्ति में इस तरह के चिंतन को ही आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। तो साथियों, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या हुआ कि आप किसी से कोई बात कहते हो तो वो डायरेक्ट उसको न मानकर उसमें गुण दोषों को अगर वो देखता है कि हाँ भाई सही बात है, नहीं है, क्या हुआ, कैसे ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सभी चीज़ों, उसके गुणों को भी देखेगा, दोषों को भी देखेगा। मतलब एक तरह से आलोचना उस चीज़ की करता है, आलोचनात्मक तरीके से उस चीज़ को देखता है और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो उसको ही आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। साथियों, आज का ये वीडियो जो मैंने पढ़ाया है वो इतना ही। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, साथियों ये 10 प्रश्न हैं आपके सामने। इन 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का आंसर सही देते हो, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो 10 में से 10 प्रश्न आप सही कर दोगे। चलिए देखते हैं इन 10 प्रश्नों को। तो साथियों, जितना पढ़ा है हमने आज, उसके 10 प्रश्न हैं। ये 10 प्रश्न ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे प्रश्न, और 10 में से सभी के 10 ही सही होने चाहिए। एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक भी प्रश्न घुमा हो सकता है, 1-2 प्रश्न में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1, चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है, यह कथन किसका है? बेरोन, सिल्वरमैन, सेंद्रोक और इनमें से कोई नहीं। साथियों, ये कथन है बेरोन का। किसका कथन है ये? बेरोन का। सबसे पहले परिभाषा में यही तो पढ़ा था अपन ने। बिल्कुल मित्रों, प्रथम विकल्प सही है। कमेंट करके जरूर जाए कि कितने प्रश्न सही होते हैं, और ये भी बताए कि भाई ऐसे टॉपिक के तुरंत बाद जितना पढ़ा है उसका टेस्ट ले ले, तो क्या ये अच्छा रहेगा या फिर पूरा पाठ के बाद टेस्ट लें? कमेंट करके जरूर जाएं। दूसरा प्रश्न है, चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार किसने कहा है? सेंद्रोक, विटेकर, बेरोन और सिल्वरमैन। साथियों, इसका राइट आंसर है विटेकर के द्वारा चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा गया। आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों। प्रश्न को समझिए फिर जवाब दीजिए। चिंतन के संबंध में असत्य कथन है। चिंतन समस्या समाधान व्यवहार है। चिंतन के लिए वास्तविक वस्तुओं की उपस्थिति अनिवार्य है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। और चिंतन प्रतीकों, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। तो साथियों, राइट आंसर बताइए। गलत नहीं होना चाहिए, मैं वापस कह रहा हूँ, नहीं तो कुछ मतलब नहीं आ रहा है पढ़ाने का। साथियों, चिंतन के संबंध में असत्य कथन की बात करें तो दूसरा जो विकल्प है, चिंतन के लिए वास्तविक वस्तुओं की उपस्थिति अनिवार्य है, ये जो कथन है ये असत्य है। क्योंकि चिंतन में जो वास्तविक वस्तुएं हैं वो वहाँ उपस्थित हो या मत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपको उसका पूर्व ज्ञान है तो दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे साथियों। जिग्बार्डो तथा रुक ने चिंतन के स्वरूप को कब स्पष्ट किया? 1967, 98, 92 और 77। तो साथियों, जिग्बार्डो तथा रुक ने चिंतन के स्वरूप को 1977 में स्पष्ट किया था।
और चिंतन के कितने प्रकार बताए थे? बताइए जल्दी कमेंट करके जवाब देना। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? स्वैली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, प्रश्न नंबर 5। वह चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति है, ये मिस टाइप है, कहलाता है स्वैली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। साथियों इसको कहा जाएगा स्वैली चिंतन। याद आया वो कार वाला उदाहरण कि पढ़ूंगा, ऑफिसर बनूंगा, शादी करूंगा और कार लाऊंगा, याद आया ना कुछ? स्वैली चिंतन का उदाहरण है ये। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, कौन से चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है? स्वैली चिंतन, यथार्थवादी चिंतन, एक व दो और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों वास्तविकता का संबंध किससे होता है? यथार्थवादी चिंतन से। दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, चिंतन के संबंध में असत्य कथन है। असत्य कथन देखना है आपको। यथार्थवादी चिंतन में समस्या का समाधान कर पाता है व्यक्ति। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। व्यक्ति स्वैली चिंतन से समस्या का हल निकाल लेता है और चिंतन सभी प्राणियों में निहित है। तो साथियों असत्य कथन की यदि बात करें तो तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि देखिए स्वैली चिंतन से समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति कल्पना करता है। क्या करता है? कल्पना। तीसरा विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, अभिसारी चिंतन के संबंध में असत्य कथन है। इसे निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। इसमें दिए हुए तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। दोनों कथन सत्य है और दोनों कथन असत्य है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो चौथा कथन है ये असत्य है, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों कथन असत्य है। ये दोनों, ऐसा नहीं है मित्रों, ये दोनों कथन तो सत्य है, इसलिए मित्रों ये भी सही हो गया। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे बढ़ते हैं। आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है अभिसारी चिंतन को, अपसारी चिंतन को, आलोचनात्मक चिंतन को और स्वैली चिंतन को। तो साथियों देखिए जो आगमनात्मक चिंतन की यदि बात करें तो जो आपका अपसारी चिंतन है उसको ही आगमनात्मक चिंतन के नाम से जाना जाता है। अपसारी चिंतन कह दो, इसे सर्जनात्मक चिंतन कह दो, आगमनात्मक चिंतन कह दो, सभी एक ही चीज़ है। और अंतिम प्रश्न है साथियों, कौन से चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोषों की परख कर लेता है? आलोचनात्मक चिंतन, स्वैली चिंतन, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो साथियों राइट आंसर है इसका प्रथम विकल्प। तो साथियों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके जाए। क्या आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं? तो जरूर कमेंट करें साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करके जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।